नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से उद्धव ठाकरे ने की मुलाकात। मराठा आरक्षण और जीएसटी कलेक्शन पर हुई बात, लेकिन कांग्रेस गैंग को लगी मिर्ची। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को जोरदार फटकार। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की जानकारी अभी तक नहीं की साझा। कोर्ट ने कहा भ्रम फैलाना बंद करें। सोनिया की कांग्रेस में कलह ही कलह। पंजाब से राजस्थान तक विरोध की आवाज। कैप्टन नहीं माने, सचिन पायलट फिर गुस्साए। वैक्सीन को लेकर निशाने पर राहुल गांधी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा बचकानी हरकतें छोड़े राहुल। हरदीप पुरी बोले राहुल अपनी ही पार्टी को कर रहे हैं ट्रोल। और सेंट्रल विस्टा पर विपक्षी गैंग बेनकाब। आवास और शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हर साल देश का बचेगा 1000 करोड़ रुपया। सबसे पहले पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की बात करेंगे। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की आज दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के सामने कई ऐसे मामले रखे जिन्हें लेकर ठाकरे सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। ठाकरे ने पीएम मोदी से मराठा आरक्षण, मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस और साइक्लोन पर बात की। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे अचानक हुई इस मुलाकात के बारे में पूछा तो ठाकरे ने कहा कि भले ही राजनीतिक रूप से हम साथ नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, मोदी उद्धव मुलाकात हुई, आखिर क्या बात हुई? देखिए, एक तो मुलाकात ये हुई और दूसरी जो 1-to-1 मीटिंग हुई जी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके आवास पे। बाहर निकल के वो कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि भाई हम गठबंधन में नहीं हैं, बीजेपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से हमारे बहुत मधुर संबंध हैं जी। तो ये बात तो चिंता की लकीर जो है वो कांग्रेस और एनसीपी को आनी चाहिए। आपको याद होगा 1 महीना पहले शरद पवार की मुलाकात हुई थी जी। अमित शाह से। अब उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं अकेले में 1-to-1। तो इसका मतलब ज़रूर है कि बहुत बड़ी खिचड़ी कोई पक रही है। मैं एक और मीटिंग के बारे में बता दूं कि जब ये मीटिंग वहाँ दिल्ली के अंदर चल रही थी तो वहाँ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी के सारे बड़े लीडर्स की अलग एक मीटिंग चल रही थी। मतलब बिल्कुल साफ है कि अंदर खाने कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। वैसे भी जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि कोरोना के बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, उसके आसार पूरे नज़र आ रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जिसको लेकर के ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, वो मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा है। अब इतने भी ये तो नासमझ है नहीं कि आप प्रधानमंत्री के सामने एक उस विषय को उठा रहे हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मना कर दिया। तो उसे प्रधानमंत्री के सामने उठाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना में कोई नया कानून तो बना नहीं सकते। और तो और महाराष्ट्र के अंदर भोसले कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। उन्होंने कहा था कि भाई स्टेट कमीशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया जाए, वो आपने बनाया नहीं। उससे कोई आप जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो आपने की नहीं, लेकिन राजनीति मराठा पॉलिटिक्स के ऊपर आपने शुरू कर दी। बिल्कुल साफ है ये जो मीटिंग हो रही है लगातार महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के बाहर, महाराष्ट्र को लेकर ये साफ साफ संकेत है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जी, अब बात करेंगे ममता बनर्जी की। एक तरफ तो दीदी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े सपने देख रही हैं, बीएसपी और टिकैत की नाव पर सवार होने की रणनीति बना रही हैं। दूसरी तरफ दीदी का बंगाल कोरोना संकट से बदहाली से जूझ रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई और पूछा कि अब तक कोरोना के कारण अनाथ बच्चों की जानकारी उन्होंने एनटीपीसीआर पोर्टल पर अपलोड क्यों नहीं की। केवल एक पश्चिम बंगाल सरकार है जो अभी तक आदेश को समझ नहीं पाई है। कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार को भ्रम का बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब सभी राज्यों ने आदेश का पालन किया है तो केवल बंगाल के लिए भ्रम की स्थिति आखिर कैसे हो सकती है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी के बारे में क्या कहा जाए? ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जाए कि उनकी जो राजनीति है वो गुंडों वाली राजनीति है।
मार काट, विपक्षी को जेल में डाला। उनका पूरा ध्यान तो कैसे शुभेंदु अधिकारी, उसके परिवार वाले, उनके दोस्तों को जेल के अंदर डाला जाए, बीजेपी समर्थकों के घर में को कैसे आग लगाई जाए, कैसे जो है वो बीजेपी के जो लोकल कार्यकर्ता है उनको वहाँ से भगा दिया जाए, महिलाओं के साथ अत्याचार हो। सारा का सारा ध्यान तो उसी पे लगा हुआ है ममता बनर्जी का। और जो कुछ समय बचता भी है तो उसमें वो सपने देख रही हैं, आपने सही कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई पहली बार ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रही। ये सपना बड़ा पुराना है। 2014 में भी ममता बनर्जी ने ये सपना देखा था कि वो सीधे प्रधानमंत्री बन जाएंगी। हालांकि देखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। 2014 में एक और आदमी देख रहा था, केजरीवाल, उसने तो हर जगह उम्मीदवार भी खड़े कर दिए थे। ममता बनर्जी का पंचर थोड़ा पहले हो गया था। उन्होंने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ एक मीटिंग बुलाई थी, 2000 लोग नहीं पहुंचे थे। और जब 2000 लोग नहीं पहुंचे तो उनका जो पूरा सपना जो है वो बिल्कुल टूट गया। अब मालूम चल रहा है कि इस सपने में वो इतनी इस बार तल्लीन हो गई हैं, उनको बहुत ही ये सपना जो है उनको इतना अच्छा लगने लग रहा है कि टीएमसी के अंदर अब इस बात की चर्चा हो रही कि कैसे टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम ही बदल दिया जाए। नाम बदल करके ममता बनर्जी देश भर की राजनीति करना चाहती हैं। वैसे बेस्ट ऑफ लक टू हर, लेकिन हकीकत यही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को अंधकार युग में डाल दिया है। कितने बच्चे अनाथ हुए, इसकी रिपोर्ट सिर्फ बंगाल ने नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट से जो डांट पड़ी है वो बताता है कि बंगाल की स्थिति, जो संवैधानिक संस्थाओं को चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी नज़र में बंगाल की स्थिति क्या हो गई है। जी, अगली खबर कांग्रेस में कलह पर। पंजाब में अमरिंदर सिंह मानने को तैयार नहीं है और राजस्थान में सचिन पायलट एक बार फिर आवाज उठाने लगे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ग्रुप की आवाज पर सोनिया गांधी ने पंजाब का मसला सुलझाने की कोशिश की तो कैप्टन ने अपने तेवर तल्ख कर दिए। अब तय है कि 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव कांग्रेस कैप्टन के नेतृत्व में ही लड़ेगी और टिकट बांटने में भी कैप्टन की अहम भूमिका होगी। इस बीच राजस्थान में सचिन पायलट ने फिर से ये कहा है कि 1 साल हो गया पर जो वादे उनसे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर अब कांग्रेस का अंजाम क्या होगा? देखिए, कांग्रेस का कोई अंजाम नहीं है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जी। बहुत मतलब समाज के जड़ तक में घुसी हुई है। लेकिन राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता इतनी खत्म है, मतलब इतनी खराब है कि हर जगह सारा कुछ हो रहा है। पहले सोनिया गांधी कुछ अच्छे एडवाइजर्स से घिरी हुई थी, गुलाम नबी आज़ाद हों या अहमद पटेल, अंबिका सोनी, बहुत सारे बड़े नाम। तो सोनिया गांधी एक पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन ले पाती थी और पार्टी में बिखराव नहीं होता था। अब जो लोग अब तक कांग्रेस को रिवाइव किए, आप ये समझिए कि सोनिया गांधी को बाकायदा एक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, मीडिया के जरिए, उसके जरिए ना वो हिंदी बोल पाती है, ना समझ पाती है, लेकिन फिर भी एक आपने एक लीडर क्रिएट कर दिया और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। राहुल गांधी चुन चुन के वैसे सलाहकारों को दरकिनार कर रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकली बहुत ही इमेच्योर डिसीजन पार्टी के अंदर ली जा रही है। इनके आसपास जेएनयू के कुछ वो पैम्पलेटियर्स और ट्वीट करने वाले, आप देखिए वो जो हिंदी में कविता गढ़ने वाले नहीं होते हैं कि लास्ट का वर्ड मिला दिया, उसका बात देखने में सुनने में वो पोएटिक दिखे, वो ट्वीट कर रहा है। भाई सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है कि ये जो किस तरह से लिखा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। ये बात राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए आपने एक बार तो पायलट को मना लिया, अब फिर से वो नाराज है। वहां स्थिति खराब होती चली जा रही है और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के मन मुताबिक अगर ये चुनाव नहीं होता है, उनके मन मुताबिक अगर टिकट वितरण नहीं होता है कांग्रेस पार्टी का, खबर यही है कि अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बना करके वो चुनाव लड़ जाएंगे। तो ये राहुल गांधी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन दिक्कत यही है कि राहुल गांधी को किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है। न कांग्रेस की चिंता है, न देश की चिंता है, न कार्यकर्ता की चिंता है, न उन राज्यों की चिंता है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है।
जी। अगली खबर वैक्सीन पर हो रही पॉलिटिक्स पर। पीएम मोदी ने देश को केंद्र की तरफ से फ्री वैक्सीन देने का ऐलान क्या किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बुरी तरह से बौखला गए। सबसे पहले राहुल गांधी को मिर्ची लगी, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा और हरदीप पुरी ने राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। असम के मुख्यमंत्री ने पुरानी कहानी याद करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में बचकानी हरकत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन इतनी ज्यादा जरूरी चीज है और उस पर इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स। देखिए, राहुल गांधी के दर्द को समझना जरूरी है। ये तमाम, न सिर्फ राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के लोग ये फाइजर को बुला रहे थे, ये विदेशी कंपनियां, विदेशी वैक्सीन को भारत में दरवाजा खोल दिया जाए। ये चाइनीज के जरिए जो है फाइजर आ रहा था हिंदुस्तान के अंदर। मोदी सरकार ने बाकायदा पलटी मार दी, पर सरकार देगी, मुफ्त में देगी, और बाजार में जो है वो रहेगा भी, तो उसकी कीमत जो है 150 रुपये होगी। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को मिर्ची इसलिए लग रही है कि जिन लोगों के लिए, जिस फार्मा कंपनी के लिए ये लोग बैटिंग कर रहे थे, उनके सारे दरवाजे बंद हो गए। जैसा इन्होंने सोच रखा था कि भाई कि हम आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करेंगे कि मोदी वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास वो जो पूरी की पूरी लिस्ट है कि किस हिसाब से जो कांग्रेस शासित देश है, राज्य है, वहाँ जितनी वैक्सीन दी गई उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये सारी खबरें आ रही हैं, अब ऑडिट हो रहा है। दिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन पे ऑडिटिंग की बात शुरू हुई, केजरीवाल ने कह दिया भाई ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब वैक्सीन की ऑडिटिंग चालू हो रही है। मालूम चल रहा है कि भाई ये लोग वैक्सीन को दबा करके बैठे हुए थे। खबरें छप रही है हर जगह, कहीं गड्ढे में मिल रहा है, कहीं वो गोदाम में सड़ रहा है, कहीं बर्बाद कर दिया गया है, लोगों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी कि राहुल गांधी ये चाहते थे कि वैक्सीन की कमी को एक मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करें, सरकार को बदनाम करें, देश को बदनाम करें। लेकिन इनकी सारी योजना फेल हो गई बस एक अनाउंसमेंट से कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को केंद्र के सरकार के जरिए वो बांटेंगे, और उसका जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी होगा वो गृह मंत्रालय के लिए के थ्रू होगा। मतलब अमित शाह और मोदी इस लोगों की जान बचाएंगे और ये लोग झाल बजाएंगे। जी। और अब आखिरी खबर, केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना पर केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने जो दावा किया है वो कांग्रेस गैंग की पोल खोलने वाला है। दरअसल मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी और कुल मिलाकर इस योजना पर महज 1300 करोड़ ही खर्च होने हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां बिना मतलब ही सेंट्रल विस्टा का विरोध कर रही हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देश का पैसा बचाना चाहती हैं या फिर डुबोना चाहती हैं? देखिए, देश से मतलब हो तब तो इनकी आमदनी कम हो जाएगी। जब सेंट्रल विस्टा के ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो हमने ब्लैक एंड वाइट किया था, आर्काइव में आज भी पड़ा हुआ है। हमने करीब 2-2.5 महीने पहले हमने बताया था कि ये कांग्रेसी ये क्यों इस विस्टा प्रोग्राम के खिलाफ है। वो इसलिए खिलाफ है कि ज़्यादातर जो मंत्रालय है वो किराए की बिल्डिंग में है। अब ये किराए की बिल्डिंग तो ठीक है, बिल्डिंग किसकी है? तो ये बिल्डिंग यही कांग्रेसी और चट्टे बट्टे, ये जो कहते हैं भाई लुटियन गैंग, ये सब लुटियन वाले हैं। मन मर्जी मार्केट रेट से कहीं ज़्यादा वो किराया उससे वसूलते हैं, सरकार देती है। और अब तक ये जो है वो चल रहा था। कांग्रेस पार्टी कभी ये सोची कि भाई अपना भी हर मंत्रालय का अपना दफ्तर हो, और जो लोग मंत्रालय गए, हम लोग तो जाते रहते हैं अलग अलग मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर में, वो ऐसा लगता है कि कहीं कोई नॉर्मल किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के सरकारी सेक्रेटेरिएट में पहुंच गए, किसी डीएम के दफ्तर पहुंचे हुए हैं, वो उस तरह का माहौल है। भाई देश के लिए जो जहां से पूरा देश नियंत्रित होता है उसके लिए कुछ जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब किराए पे आप चल रहे थे तो 1000 करोड़ रुपए जो है आप किराए पे दे रहे हैं। अभी टोटल जो पार्लियामेंट बनेगा और सारा चीज़ होगा वो 1300 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। लेकिन जो सेंट्रल विस्टा का जहाँ सारे मंत्रालय, एमपीज और सारा उसका जो ब्यूटिफिकेशन का, उस पर 20,000 करोड़ के आसपास का खर्च आने वाला है। 2 साल 3 साल में आप जो है अपना होगा। किस तरीके से अगर आप मंत्रालय में जाएं, वायरिंग वगैरह इस तरह से लगता है कि जैसे कोई 1970 की बिल्डिंग है। वो तो बाकायदा वही सिस्टम चला आ रहा है, न कोई सिक्योरिटी है, न कोई तरीका है। तो अब
जो नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें ये लोग बार बार उस पर विवाद उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये मसला लग रहा है कि फाइनली एंड हो गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि ये नेशनल इम्पॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। नई पार्लियामेंट और ये जो विस्टा देश के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, और इसलिए अब इसमें कोई व्यवधान नहीं होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।